बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 अहम टॉपिक्स जिन पे आज हम बात करेंगे वो कौन कौन से हैं। पहले तो मैं आपके साथ वो शेयर कर दूं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जलसा है वो मनसूख हो गया है। मनसूख क्यों हुआ, किसने किया, ये वजूहात आपको मैं वीडियो में आगे चल के बताऊंगा। दूसरी अहम चीज़, जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब को मंसूर अली शाह साहब ने एक ख़त लिखा था, अब जो काजी फ़ाइज़ साहब है मंसूर अली शाह को उन्होंने जवाब दिया है और उसमें भी काफ़ी सारी जो अहम बातें हैं वो उन्होंने की हैं, वो आपके सामने रखेंगे। तीसरी अहम चीज़ जो आपके साथ में शेयर करूंगा कि तमाम तर जो चैनल जो सेटेलाइट चैनल हैं वो ये चला रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम के लिए खुशखबरी, पाकिस्तानी अवाम के लिए खुशखबरी। पहली बात तो यह है कि कर्जा मिलना कौन सी खुशखबरी होती है, लेकिन अगर इस चीज़ को मान भी लिया जाए कि कर्जा मिल गया पाकिस्तान को IMF से, तो खुश ना हो। ये कर्जा मिलना कोई इतनी खुशी की बात नहीं है। उसके जो आफ्टर शॉक्स है वो क्या होंगे वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जलसा होना था रावलपिंडी लियाकत बाग में। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसे का अनाउंस किया था कि हफ्ते के रोज़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो लियाकत बाग में एक भरपूर जलसा करेगी, लेकिन कल फिर इमरान खान की तरफ से ये आया कि उन्होंने जलसा मनसूख कर दिया है, क्योंकि उनके मुताबिक उनको NOC नहीं मिली, जलसा करने की इजाज़त नहीं मिली। अब जो रैलियाँ हैं, जो प्रोटेस्ट वगैरह हैं, वो हफ्ते को होंगे। अब मेरे ख्याल में, मुझे जहाँ तक लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये यकीन दहानी करवाई गई है कि अगर आप कल का जलसा मनसूख कर देते हैं, यानी कि लियाकत बाग का जो हफ्ते को जो जलसा होना था वो अगर मनसूख कर देते हैं, तो आपको मीनार पाकिस्तान पर जो 5 अक्टूबर का जलसा है, यानी कि जब इमरान खान साहब की बर्थडे है, तब आपको जलसा करने की इजाज़त मिलेगी। तो मेरे ख्याल में जो सेटलमेंट है वो इस हिसाब से की गई है, लेकिन एक्चुअल जो रीज़न्स हैं वो क्या हैं वो तो अभी किसी को भी नहीं पता। खैर, जो दूसरी अहम चीज़ जो मीडिया पर बहुत ज़्यादा चल रही है कि IMF से कर्जा मिल गया है, पाकिस्तानी अवाम के लिए खुशखबरी है, पाकिस्तानी मैशत के लिए खुशखबरी है, तो ये खुशखबरी नहीं है। कल ही एक जो वज़ीर ख़ज़ाना साहब थे, उनने वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू को उन्हें इंटरव्यू दिया और उन्होंने उसमें कहा कि जो टैक्सीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा लगने जा रहे हैं, यानी कि हर चीज़ पर टैक्स लगेगा, बिजली आपकी महंगी होगी और बहुत सी चीज़ें हैं। जो आपको रिलीफ मिल रहा था, ख़ासकर जो पंजाब के शहरी थे या फेडरल जो थे, उनको बिजली पे कोई टैक्स मिल रहा था पंजाब हुकूमत की जानिब से, तो वो टैक्स वगैरह भी जो रिलीफ मिल रहा था वो भी रिलीफ नहीं मिलेगा। उसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली टैक्स लग सकता है या लगेगा और जो महंगी हो सकती हैं। तो ये जो IMF की तरफ से पैकेज मिला है, इसके जो आफ्टर शॉक्स हैं वो आने हैं और चीज़ें काफ़ी हद तक महंगी होनी है। आल्दो के बहुत सी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा महंगी है, जो कुव्वत खरीदनी है एक आम आदमी की, लेकिन फिर भी वो मज़ीद महंगी होंगी। तीसरा जो अहम टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने ख़त लिखा था काजी फ़ाइज़ साहब को, और उन्होंने कहा था कि जो 3 रुकनी कमेटी बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट की, जो केसेस के हवाले से डिसाइड करती थी, उसमें से आपने मुनीब अख्तर को हटा दिया और जो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब हैं उनको ले आए। तो उस हवाले से उन्हें ख़त लिखा था और वो वजाहत तलब की थी। तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब जो है, उन्होंने उनका जो जवाब है, उनके ख़त का जो जवाब दिया है वो बड़ा ही अहम है। अब उन्होंने क्या कहा, उनने उनका ख़त का जो जवाब दिया, उन्होंने कहा कि अगर आप इसरार कर रहे हैं तभी मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, वरना मैंने ये बातें शेयर नहीं करना चाहता था। काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि कानूनन आप ये सवाल नहीं उठा सकते कि मैं किस जज को कमेटी में शामिल करूँ और किस जज को शामिल ना करूँ। आप मुझसे ये बिल्कुल भी नहीं पूछ सकते कि कमेटी के तीसरे रुकन के तौर पर मैं किसको नामजद करूं। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जिनको उन्होंने कमेटी से निकाला था, उस हवाले से उन्होंने बात करते हुए कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर जो है उनको कमेटी में जो शामिल ना करने की वजह यह है कि उनका जो सीनियर जो जजेज़ हैं उनसे रवैया बहुत ज़्यादा सख्त था। यानी कि जो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, काजी फ़ाइज़ साहब के मुताबिक जो उनके सीनियर बाकी जजेज़ थे उनके साथ उनका रवैया नामुनासिब था। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की मुखालफत की, ये काजी फ़ाइज़ साहब ने बताया। और उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे, उन्होंने इतने ज़्यादा केसेस जी सुप्रीम कोर्ट में चल रहे थे, उसके बावजूद भी जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं उन्होंने गर्मियों की छुट्टियाँ की। तो काजी फ़ाइज़ साहब से फिर यहाँ पे सवाल तो ये भी है कि वो भी खुद काफ़ी अरसे तक वो चैम्बर वर्क करते रहे हैं, तो क्या उस वक्त केसेस का बोझ नहीं था? केसेस तो वैसे अगर बात की जाए तो डेली बेसिस पे बहुत से केसेस जो सुप्रीम कोर्ट में हैं या लोअर कोर्ट्स हैं उसमें सुने जाते हैं। असल में मसला ये है कि हाईलाइट बहुत कम केसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल जो मीडिया है वो अगर इमरान खान साहब का कोई केस चल रहा है तो उसी को कवर करेगा, कोई संवाद का कोई और केस चल रहा है जो आम सा केस है तो मीडिया उस चीज़ को कवर नहीं करता। खैर, ये चीज़ें तो बात की बातें। फिर उन्होंने ये कहा कि जो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं उनने जो मुकदमात हैं उनको सुनने से इनकार किया और छुट्टियों को फोकियत दी। तो वो कहते हैं कि जस्टिस यकिया आफरीदी की जो उनने उसके बाद जस्टिस यकिया आफरीदी से पूछा था, लेकिन उन्होंने मादरत कर दी। उसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को कमेटी का मेंबर बनाया गया है।
साथ ही साथ एक और ख़त लिखा है जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये कहा था कि मैं चूँकि इस कमेटी में नहीं बैठूंगा, तो काजी फाइज़ साहब ने उनको लेटर लिखा और उसमें कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि आप इस कमेटी में दोबारा शामिल हो जाएं और जो प्रोसीजर है डेली की कार्रवाई है उसको हम आगे शामिल करें। उन्हें कहा कि जस्टिस काजी फाइज़ साहब लिख रहे हैं मंसूर अली शाह साहब को, और उनको क्या करें वो मैं आपको बताता हूँ। उन्हें कहा कि आप तमाम जजेस को एक जैसा तस्वर करते हैं, मुझे नहीं लगता। यकीन है आप ये जो मामला है कमेटी में बैठने वाला उसको ज़ेरे गोल लाएंगे और दोबारा कमेटी में शामिल हो जाएंगे। इससे जो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई है वो बिला तातुल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि अवाम में जो गलत बयानियाँ बनाने की कोशिश की गई थी उसको ख़त्म करने के लिए मैं ऐसा करने पर मजबूर हूँ, यानी कि ये लेटर लिखने पर मजबूर हूँ। जो आपका ख़त था मेरे से पहले वो सहाफ़ियों तक पहुँच गया, यानी कि जो आपने मुझे ख़त लिखा मेरे पे तो बाद में पहुँचा, मेरे से पहले सहाफ़ियों के पास पहुँच गया। फिर उन्होंने कहा कि ये जो कमेटी का मुझे इख्तियार दिया गया है, जो हुकूमत की तरफ से या सदारती आर्डीनेंस के ज़रिए जो मुझे ये इख्तियार दिया गया, वो मुझे इख्तियार मिलने के बाद ये मेरा इख्तियार है कि मैं जो कमेटी का तीसरा मेंबर है उसको खुद से मुंतखब कर सकूं। तो उन्होंने कहा कि ये आपका हक नहीं है कि आप मुझसे पूछ सकें कि तीसरा मेंबर मैंने कौन सा चुनना है। बहरहाल एक वाज़े तौर पर लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो लड़ाई है वो एक किस्म की जारी है। अब देखना यह है कि 30 तारीख को एक जो केस है जो लगा है 63A के हवाले से, जो फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से, उसमें अब देखना यह है कि उसकी कार्रवाई आगे बढ़ती है या नहीं बढ़ती, क्योंकि उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब काजी फाइज़ साहब के बेंच में शामिल हैं। क्या वो बेंच छोड़ देंगे, क्या वो ये केस सुनने से इनकार कर देंगे और बेंच टूट जाएगा और बेंच दोबारा बनेगा? अब देखना यही है। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, वीडियो को शेयर लाजमी करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।